नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में डिजिटल अरेस्ट का नया फॉर्मूला, किराना दुकानदार से 42,000 रुपए की ठगी। ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ धनबाद में चला अभियान, नियम तोड़ने वालों के कटे चालान। साहिबगंज में 2.42 करोड़ की सड़क योजना का शिलान्यास, बोले विधायक, ग्रामीण विकास हमारी प्राथमिकता। जांच के बीच दिल्ली कार विस्फोट में आया नया मोड़, मुख्य आतंकी अमर नबी का वीडियो वायरल। लालू परिवार फिर विवादों में, तेज प्रताप यादव ने बहन के समर्थन में खोला मोर्चा, जयचंदो को दी कड़ी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट का नया तरीका अपनाकर बड़ासी गांव के एक किराना दुकान से 42,000 रुपए की ठगी कर ली है। आरोपियों ने 75 लाख रुपए दिलाने का लालच देकर व्हाट्सएप के जरिए उसे अपने जाल में फंसाया और किस्तों में पैसा जमा करवा लिया। ठगी तब बढ़ गई जब दुकानदार ने आगे पैसा भेजने से इनकार कर दिया। इसके बाद ठगों ने पुलिस पिटाई का एक फर्जी वीडियो भेजकर कार्रवाई की धमकी देनी शुरू कर दी। घबराकर दुकानदार ने मुसिबिल थाना में शिकायत की, जिसके बाद पूरा मामला साइबर ठगी के रूप में दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार डिजिटल अरेस्ट में अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी या पुलिस बताकर वीडियो कॉल से डराते धमकाते हैं और पैसे ऐंठते हैं। एसपी अंजन ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि पुलिस कभी भी फोन या व्हाट्सएप पे पैसे नहीं मांगती। संदिग्ध कॉल, मैसेज या धमकी मिलने पर तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें और साथ ही उन्होंने इसे बचने की अपील की है। आप भी सुनिए भुक्तभोगियों का क्या कुछ कहना है। दुकान में कोई आदमी गया था सामान लेने के लिए, तो बोला देखिए कुछ है, एक बच्चा मेरा 10 साल 15 साल का, तो बोला बाबू कुछ होगा, पुराना नोट या पुराना सिक्के, तो वो दो, उसको बिक्री करेंगे तो ज्यादा पैसा देंगे। तो लम्बर और वो लेके चल गया। तो कुछ दिन के बाद ने फिर भेज दिया वहां से, बोल दो, फोन पर बात किया तो और सब ने सब कुछ भेज दो। तो भेज दिया तो बोला 750 लगेगा फीस चार्ज। तो 750 फीस चार्ज ही दे दिए। उसके बाद ने 8,000 कुछ पैसा और लिया, तो फिर दे दिए। तो बाद ने बोले 15,000 लगेगा, 15,500। तो हम नहीं देने लगे। तब पुलिस को सब और सब ने भेज दिया, बोल देखिए ऐसे ऐसे पकड़ के ले जाएगा, 10 साल का सब लोग का जेल हो जाएगा। तो हम लोग का कुछ नहीं बोलिएगा, नहीं किसी का बोलिएगा, चोरी के माल फंसा देंगे। तो इन लोग बाप बेटा दोनों डर गया और घर में लड़ाई करने लगा। तो पैसा दूसरे मोबाइल पर सब पैसा चल गया। धीरे धीरे जेते 41,000 कुछ पैसा चल गया, मतलब टोटल मिला के 42,000। कितना देने का बात बोला था 2-4 लाख देंगे, कभी बोलता है 24 लाख देंगे, सब टोटल मिला के इतना पैसा देंगे। पहले बोला 2,000 काट के 48,000 सब पैसा भेज देंगे, अपना वाला रिटर्न कर देंगे, उसके बाद में वो पैसा आएगा। साफ तौर पर आप सुन पा रहे थे कि भुक्तभोगी महिला ने किस कदर बताया कि उन्हें जो साइबर ठगी है वो अपना शिकार किस कदर बना रहे थे और उन्हें भ्रमित कर कर लगातार उनसे पैसे लूटने जा रहे थे। अगर हम बात करें कि एसपी अंजन ने भी इस पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने की मांग की है और लोगों से अपील की है कि वो बचे, तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि एसपी ने क्या कुछ कहा है। ये डिजिटल अरेस्ट को लेकर के तो काफी अवेयरनेस मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, अलग अलग एजेंसियों के द्वारा तो किया जा रहा है। बट इसमें हम लोगों को सबसे, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, कभी भी ऐसी बात अगर आपके नॉलेज में आए तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें, लेट देम वेरीफाई। साइबर अपराध को लेकर देखिए, इसमें सतर्कता ही आपका मेन बचाव है, तो सभी सतर्क रहें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने पास भी रखें और अपने जान पहचान परिवार दोस्तों को भी शेयर करें।
कभी भी किसी भी चीज का कोई भी डाउट हो, बेझिझक नजदीकी पुलिस स्टेशन के पास जरूर जाएं। साफ तौर पर आप देख पा रहे थे कि साइबर ठगों ने किस कदर मासूम लोगों को फंसाने का काम किया है और उन्हें ब्लैकमेलिंग के जरिए एक के बाद एक पैसे लूटते चले गए और नौबत यह आ गई कि करीब 42,000 रुपए तक लूट लिए गए और पैसे ना देने की बात पर उन्हें धमकाया गया और साइबर अरेस्ट की बात से डराया गया, जिसके बाद उन्होंने थाने में कंप्लेन की है। फिलहाल एसपी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि ऐसे भ्रामक सूचनाओं या लोगों से सतर्क रहे और ऐसे लोग अगर आपको ठगने का काम करते हैं तो तुरंत थाने में संपर्क करें। ये तो बात रही हजारीबाग की। इसके बाद हम रुख करेंगे धनबाद का, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस लगातार सघन अभियान चला रहा है। इसी क्रम में सोमवार रात CMRI के पास ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कई वाहन चालकों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले चालकों के चालान काटे गए। यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए नियमों के पालन की हिदायत दी है। साथ ही यह भी बताया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना न केवल चालक के लिए बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी खतरा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर वाहन न चलाएं, ताकि स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों की भी जान सुरक्षित रखें। अब बात करेंगे साहिबगंज जिले की, जहां राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद तजउद्दीन उर्फ MT रजा ने साहिबगंज प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग से स्वीकृत 2.42 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण योजना का शिलान्यास किया। सड़क निर्माण कार्य हाजीपुर पश्चिम के भोलिया टोला स्थित NH 80 से मारगंज पुल तक कराया जाएगा। मौके पर मौजूद सहायक अभियंता ने बताया कि सड़क निर्माण पूरा होने से स्थानीय लोगों की आवागमन सुविधा बेहतर होगी और आसपास के इलाकों में जोड़ने में भी आसानी होगी। विधायक MT रजा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को दुरुस्त करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सड़कें मजबूत होंगी तो क्षेत्र का विकास स्वतः गति पकड़ेगा एवं अन्य योजनाओं को भी जल्द धरातल पर उतारा जाएगा और विद्यालय की समस्या का भी निष्पादन जल्द होगा। जिला का लगभग डेवलपमेंट का सारा मुद्दा बहुत शांतिपूर्ण माहौल में आ गया और कुछ तो इमीडिएट काम भी हो गया और बहुत सारा आ गया, सब चीज़ सिस्टम में आ गया है। वजह बहुत काम इमीडिएट हो रहा है, बहुत नजर आएगा। लाल बथानी हाई स्कूल का क्या मामला? लाल बथानी हाई स्कूल का मामला आया, इमीडिएट शिक्षा विभाग को बुला के बैठा के उनको आदेश भी दे दिया गया कि इमीडिएट वहाँ पे जो भी 8 तक है उसको इमीडिएट डेथ करें, फिर आगे बिल्डिंग ये वो सब जी। राजमहल से और ये अभी ये उसी शिक्षा में एक बोल रहे हैं और अभी ये कुदरजन्ना और ये कुछ और भी स्कूल का, कुदरजन्ना का और कोयला बाजार का, ये स्कूल का काफ़ी बड़े पैमाने पे जो बिल्कुल जांच उच में भी सब आ गया है कि बिल्डिंग है ही नहीं, कभी भी छत गिरेगा बच्चे को बहुत बड़ा हादसा होगा, तो उसके लिए सब चीज़ तैयार हो गया, एस्टिमेट तैयार हो गया और विभाग को चला रही है बिल्डिंग बनने के। अब रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां 10 नवंबर की रात लाल किले के पास हुए कार विस्फोट ने पूरे देश को हिला दिया था। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। घटना के बाद जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इससे जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। इसी बीच हमले का मुख्य आतंकी डॉक्टर अमर नबी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह फिदायीन हमले को सही ठहराता दिख रहा है। वीडियो में वह इसे शहादती ऑपरेशन बताते हुए अपने कदम को जायज बताने की कोशिश कर रहा है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां वीडियो की जांच कर रही हैं और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। विस्फोट में इस्तेमाल कार और विस्फोटक सामग्री को लेकर भी कई अहम सुराग मिले हैं। मामले की जांच गहन से जारी है। आप भी सुनिए आतंकी अमर ने क्या कुछ कहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die
at a particular place, at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. अब हम रुख करेंगे बिहार का, जहां विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा लालू परिवार की अंदरूनी खींचातानी की हो रही है। राजद की करारी हार के बाद परिवार में तनाव खुलकर सामने आता दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि परिवार के भीतर उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की गई। उनके आरोपों में संजय यादव और रमीज का नाम सामने आ रहा है, जिससे पार्टी के भीतर नई बहस छिड़ गई है। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। उन्होंने तीखा ट्वीट करते हुए लिखा कि हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो व्यवहार हुआ उसने दिल को झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ सह गया, लेकिन दीदी के साथ हुआ अपमान असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप के इस बयान के बाद राजद के भीतर खेमा बंदी और तेज हो गई है। पार्टी की हार के बाद जिस प्रकार से परिवार के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, उससे यह साफ हो गया है कि आरजेडी की अंदरूनी राजनीति में उबाल आ गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आरजेडी नेतृत्व क्या कुछ फैसला लेता है और इस विवाद का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी चंद्रा जुड़ चुकी है। तो चंद्रा, एक के बाद एक आरजेडी है और खासकर अगर हम बताएं लालू परिवार है वो टूटता नजर आ रहा है, और ऐसे में तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी आचार्य का बयान सामने आया है और इस पूरे कांड में अब ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य जो हैं एक होता हुआ दिख रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? अनुपम, बिहार की राजनीति में बहुत सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जहां बिहार की राजनीति में लालू परिवार का जो घमासान खुलकर सड़क पर आ गया है, या ये कह लें कि परिवार में जो एक वॉर चल रहा है, उस कारण ये हुआ है कि एनडीए ने जब से विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है, उसके बाद पार्टी के बारे में बात ना होकर सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के परिवार के बारे में बात हो रहा है, जिस कारण बिहार की जनता ये समझ नहीं पा रही है कि परिवार का ये जो वॉर चल रहा है, उस कारण बिहार की जो जनता है वो कब से इस चीज के बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि बिहार की जनता जिस पार्टी को चुन रही है, वो जिसकी बहुमत आई है, वो आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन जैसा हमें काफी समय से देखने को मिल रहा है, जब से ये चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव के जो परिवार में कला देखने को मिल रहे हैं वही सुर्खियों में बन गए हैं। उनकी बहन ने जब से अपनी पार्टी को और अपने परिवार को त्यागा है और उनके ऊपर जो उनके अपने ही भाई ने आरोप लगाया है, उससे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आहत हुई हैं। और साथ ही उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप, उन्होंने भी अपनी बहन का पक्ष लिया है और अपनी बहन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि मैं उनका जो अपमान था वो तो वो सह सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दो टूक में कह दिया है कि जयचंदो को परिणाम भुगतने होंगे। वो अपनी बहन के साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी बहन के ऊपर जो इस तरह से आरोप लगे हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अनुपम जी बिल्कुल चंद्रा, कहीं ना कहीं तेज प्रताप है वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो जयचंद है, ये जयचंद संजय यादव और रमीज को कहा जा रहा है। चूंकि इससे पहले भी रोहिणी आचार्य है वो साफ तौर पर उन पे ये कह चुकी हैं कि ये परिवार को तोड़ने का काम कर सकते हैं और अगर उनसे सवाल किया जाए तो बदले में चप्पल भी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बयान था और इसके बाद से ही बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में अब क्या लगता है आरजेडी का भविष्य किस ओर जा रहा है और आने वाले समय में लालू परिवार में और क्या कला सामने आ सकते हैं? अनुपम, देखिए, जब रोहिणी घर छोड़कर निकली तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप अपने भाई पे ना लगाते हुए इसमें दो नाम शामिल किए गए थे। पहला नाम था संजय यादव का और दूसरा नाम था रमीज नेमत का। तो ये दोनों जो शख्स हैं, ये दोनों को पार्टी में लाने वाले तेजस्वी यादव ही हैं। और रही बात संजय यादव की, तो तेजस्वी यादव ने संजय को वो हरियाणा के रहने वाले हैं, वहीं से उनको अपने पार्टी में सलाहकार के रूप में लेकर आए थे। और रही बात जो नेमत है, उनकी जो एंट्री करवाई गई थी उसे संजय यादव लेके आए थे।
तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ जो पूरी पार्टी में जो कला चल रही है उसके जो मुख्य कारण है और जो मुख्य चेहरा बार बार घूम कर आ रहा है वो ये दो नामों पर ही आके रुक जा रहा है, चाहे वो संजय यादव हो चाहे रवीश नेमत हो। तो जब पार्टी पर ऐसे दो लोगों का नाम बार बार उछल के आए तो कहीं ना कहीं पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती है, और जो उनके प्रति जनता को जो विश्वास रहा है, उस पार्टी ने जो इतने वर्षों से एक विश्वास, एक लोगों का विश्वास जीता है, या कह ले कि एक जो वोट बैंक है, जो यादवों का जो वोट बैंक इतने सालों से जो बिहार में उनकी पकड़ रही है, उस पकड़ को दिन प्रतिदिन वो कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। बहन का आरोप लगाना कि उनके ऊपर चप्पल फेंकने तक का आरोप लग गया है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई छोटा भाई अपनी बहन के ऊपर सामने वाद विवाद तक तो ठीक है, लेकिन अगर बात चप्पल तक आ रही है और वहीं लालू यादव हो या उनकी माता जी हो, लेकिन उनका कुछ ना कहना, ये किसी भी परिवार में अशोभनीय है। तो किसी भी परिवार में बेटी का इस तरह अपमान होना ही बहुत ही अशोभनीय है। तो मुझे लगता है कि संजय यादव और रवीश नेमत जो है, इन दोनों पर आरोप सिर्फ और सिर्फ रोहिणी आचार्य ने नहीं लगाया है, बल्कि जब तेज प्रताप को भी निकाला गया था तब भी उन्होंने जयचंद शब्द का एक शब्द इस्तेमाल किया था, और यह शब्द जो है वो किसी और के लिए नहीं बल्कि ये दोनों व्यक्ति के लिए है। और अगर परिवार के ही लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका परिवार जो है वो टूट रहा है, बिखर रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ ये दो ही व्यक्ति हैं जिनके वजह से ये परिवार खत्म हो रहा है, ना सिर्फ परिवार खत्म हो रहा है बल्कि पार्टी जो है, जो इतने सालों से लालू यादव ने अपनी मेहनत से खड़ी की थी, वो ऐसे खत्म हो रही है। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सोचने की जरूरत है कि अगर आपके ही परिवार के लोग, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, पिता हो, माँ हो, अगर ये बात कह रहे हैं कि इस दो व्यक्ति की वजह से ना सिर्फ परिवार बल्कि पार्टी खराब हो रही है, तो उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या उन्होंने जो निर्णय लिया था और जो निर्णय लेकर वो संजय यादव को अपने पार्टी में सलाहकार के रूप में लेकर आए थे, वो पार्टी के हित में नहीं है। तो उन्हें एक ना एक बार सोचने की जरूरत है। अनुपम, बिल्कुल चंद्रा, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में और खासकर लालू परिवार के अंदर क्या कुछ भूचाल सामने आता है। जैसा कि आप हमारे सहयोगी चंद्रा को सुन पा रहे थे, साफ तौर पर उनका भी यही कहना था कि चूंकि एक तरफ एनडीए ने जहां डबल सेंचुरी के साथ जीत दर्ज की है, ऐसे में बिहार की राजनीति में अभी सीएम पद को लेकर, उप मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर अभी रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप हो या तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा हो रही है, और खासकर इसमें संजय यादव और रमीज का नाम सामने आ रहा है। तो अब देखना होगा कि ये जो पारिवारिक कला है वह किस कदर बिहार की राजनीति को आगे प्रभावित करता है। और फिलहाल लालू यादव का इसमें कोई बयान सामने नहीं आया है, तो आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव का क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, और जो ये टूटता हुआ परिवार है किस कदर लालू यादव फिर से जोड़ने का काम कर पाते हैं। तो ये तो बात रही बिहार की। एक बार फिर हम रुख करेंगे झारखंड का, जहां हजारीबाग में झारखंड सरकार का जल कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार आपके द्वार 21 नवंबर से दोबारा शुरू होगा। हजारीबाग जिला प्रशासन ने इसके लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। उपायुक्त सती प्रकाश सिंह ने कहा कि अभियान का मकसद प्रशासनिक सेवाओं को लोगों तक सीधे पहुंचाना है और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। अभियान 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सभी प्रखंडों के पंचायतों और मोहल्लों में शिविर लगाए जाएंगे। अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचकर आवेदन लेंगे और उसी समय निपटारा करने का प्रयास करेंगे। शिविरों में मुख्य रूप से जन्म, जाति, आय प्रमाण पत्र और जमीन की रसीद दाखिल खारिज, मोटेशन, पेंशन, राशन कार्ड से जुड़े आवेदन और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित कई कार्य किए जाएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार हर वर्ष जो है वो झारखंड में सर्विस एट डोर स्टेप के तहत में चलाई जाती है। इस वर्ष भी हम लोग 21 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक विभिन्न पंचायतों में और विभिन्न वार्डों में जो है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और उसमें जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हम लोग कैंप्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, और वहाँ पे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो सप्लाई डिपार्टमेंट का हो या फिर ग्रामीण विकास हो या फिर पंचायती राज की डिपार्टमेंट्स के योजनाएं हैं, वो सभी योजनाओं से हम लोग आच्छादित करेंगे। हम लोग कैंप में लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग सुनेंगे और कैंप में ही हम लोग निष्पादित करने की हमारी प्रयास रहेगी।
एट दी मैक्स अगर किन्हीं समस्याओं को समाधान करने में अगर कुछ जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम लोग विद इन द सरकार आपके द्वारा की जो पीरियड है 15 दिसंबर तक हम लोग विशेषकर सभी समस्याओं का निदान करने की हमारी कोशिश रहेगी। झारखंड के बाद अब रुख हम बंगाल का करेंगे, जहां कालना में मंगलवार तड़के सुबह कटवा एसटीके के रोड पर नादाघाट थाना क्षेत्र के समुद्रगढ़ रेल बाजार में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। दरअसल एक कार की चपेट में आने से बेघर महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला रोज भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। घटनास्थल से उसके थैले में कुछ पैसे भी मिले हैं। हादसे के बाद सड़क पर थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही नादान घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जो चालक है उसकी खोजबीन जारी है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।